नमस्कार, मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स स्टडी टाइम पर अपने समस्त छात्र एवं छात्राओं का, अपने समस्त व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। सभी को नमस्कार, मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, इकोनॉमिक्स स्टडी टाइम पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है मुद्रा के मूल्य को समझने के लिए। मुद्रा के मूल्य की जहां तक बात है, आमतौर पर यह देखा जाता है, ऐसा बोला जाता है कि क्या मुद्रा का भी कोई मूल्य होता है? जिस प्रकार वस्तु के मूल्य होते हैं, क्या मुद्रा का भी कोई मूल्य होता है? वास्तव में बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से वस्तु के मूल्य होते हैं, ठीक इसी प्रकार मुद्रा का अपना मूल्य होता है। एक मुद्रा की एक इकाई जितनी मात्रा में वस्तु और सेवाओं को क्रय कर सकती है, वह है उसका मूल्य कहलाता है। हम मुद्रा के मूल्य को 3 रूपों में जानते हैं। 1 वस्तु मूल्य में, 2 ब्याज के रूप में, 3 विनिमय की इकाइयों के रूप में, विनिमय दर के रूप में। साथियों, मुद्रा की एक इकाई जितनी मात्रा में वस्तु और सेवाओं को क्रय कर सकती है, वह मुद्रा का मूल्य है वस्तु मूल्य। मुद्रा की एक इकाई के बदले में जो ब्याज प्राप्त होता है, वह मुद्रा का मूल्य है। या किसी देश की मुद्रा की एक इकाई दूसरे देश की मुद्रा की जितनी इकाइयों को खरीद सकती है, वह उसका मूल्य है। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है मुद्रा के मूल्य को समझने के लिए। साथियों, इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन डबल जट्टी ने किया। जट्टी, ठीक है, DWAN, डबल जट्टी, ठीक है। इन्होंने इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। ये इटालियन अर्थशास्त्री है। बाद में जॉन लॉक ने, ठीक है, जॉन लॉक ने 1561 में इस सिद्धांत की, और बाद में डेविड हुम ने 1952 में इस सिद्धांत की व्याख्या की है। J.S. मिल के द्वारा इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, और इवान फिशर द्वारा इस सिद्धांत को बहुत अधिक लोकप्रिय बना दिया गया। तो साथियों, आइए समझते हैं कि मुद्रा का परिमाण। साथियों, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत बताता है कि मुद्रा के परिमाण में प्रत्येक परिवर्तन उसके यानी सामान्य मूल्य स्तर में आनुपातिक परिवर्तन पैदा करता है, तथा उसके यानी मुद्रा के मूल्य में विपरीत दिशा में अनुपातिक परिवर्तन पैदा करता है। यानी सामान्य मूल्य स्तर में प्रत्यक्ष दिशा में अनुपातिक परिवर्तन पैदा करता है, और मुद्रा के मूल्य में विपरीत दिशा में अनुपातिक परिवर्तन पैदा करता है, जबकि अन्य बातें समान रहती हैं। इसको सरल शब्दों में समझिए साथियों, यदि मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो सामान्य मूल्य स्तर दुगने हो जाएंगे। यानी मुद्रा की मात्रा को दुगना करने पर मूल्य स्तर दुगना हो जाएगा, और मुद्रा की मात्रा को यदि आधा कर दिया जाए तो मूल्य स्तर आधी रह जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा की मात्रा और सामान्य मूल्य स्तर में प्रत्यक्ष संबंध होता है, ठीक है, जबकि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है, और यह संबंध अनुपातिक होता है। इन 3 चीजों को याद कीजिए। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। J.S. मिल ने क्या कहा है? यदि अन्य बातें समान है तो मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन उसकी मात्रा में ठीक विपरीत दिशा में होता है। मुद्रा की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि उसके मूल्य को उसी अनुपात में घटाती है, और मुद्रा की मात्रा में प्रत्येक कमी उसके मूल्य को उसी अनुपात में बढ़ाती है। बात आपकी समझ में आ गई है?
इसी प्रकार से प्रोफेसर टॉजिक ने क्या कहा है, यदि अन्य बातें समान रहें तो मुद्रा की मात्रा को दुगना, दो गुना मतलब मुद्रा की मात्रा को दो गुना करने पर मूल्य दुगने हो जाएंगे तथा मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। और यदि अन्य बातें समान रहे तो मुद्रा की मात्रा को आधा करने पर मूल्य पहले से आधा रह जाएंगे और मुद्रा की का मूल्य दुगना हो जाएगा। ये टॉजिक की परिभाषा है। इसके साथ ही प्रोफेसर रॉबर्टसन ने क्या कहा है, रॉबर्टसन की परिभाषा है मुद्रा की मांग की दी हुई दिशा में, मुद्रा की मांग की दी हुई दिशा में। ये जो वाक्यांश है मुद्रा की मांग की दी हुई दिशा में, ये उसी प्रकार से है जैसे यदि अन्य बातें समान जाए तो मुद्रा की मांग की दी हुई दिशा में, अर्थात इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। मुद्रा की मांग की दी हुई दिशा में, यहां तक है ये, ठीक है, ये कॉमा लगा हुआ है। मुद्रा की उपलब्ध मात्रा तथा उसके मूल्य में, मुद्रा की उपलब्ध मात्रा तथा उसके मूल्य में विशिष्ट प्रकार का संबंध रहता है। जितनी अधिक मात्रा में इकाइयां उपलब्ध होंगी, जितनी अधिक मात्रा में इकाइयां उपलब्ध होंगी, अर्थात मुद्रा की जितनी इकाइयां उपलब्ध होंगी, ठीक उसी अनुपात में प्रत्येक इकाई का मूल्य कम हो जाएगा। ठीक उसी अनुपात में प्रत्येक इकाई का मूल्य कम हो जाएगा। तो ये साथ ही तीन परिभाषाओं को आप याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तीन परिभाषा याद हुई तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आइए इसके गणितीय स्वरूप को समझने का प्रयास करें। हमने पहले ही आपको बता दिया, जब ये परिभाषा आप लिख देंगे, है ना, तो यहाँ पे फिर हम एक बार आपको बता दे रहे हैं कि मुद्रा की मात्रा तथा उसके मूल्य में तथा सामान्य मूल्य स्तर में संबंध, विशिष्ट प्रकार का संबंध होता है। मुद्रा की मात्रा और सामान्य मूल्य में प्रत्यक्ष संबंध होता है, जबकि मुद्रा की मात्रा और मूल्य में विपरीत संबंध होता है, और यह संबंध अनुपातिक होता है। तीन बातें हो गई। पहली बात हो गई, क्या हो गया, पहली बात हो गई मुद्रा की मात्रा अर्थात परिमाण, अर्थात उसकी क्वांटिटी ऑफ मनी तथा जनरल प्राइस लेवल, इसमें कैसा संबंध होता है, पॉजिटिव, धनात्मक संबंध होता है। मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो मूल्य भी बढ़ेगा। अगर मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दोगे तो सामान्य मूल्य स्तर दुगना हो जाएगा, और मुद्रा की मात्रा को आधा कर दोगे सामान्य मूल्य स्तर आधा हो जाएगा। यानी प्रत्येक संबंध होता है, जिस दिशा में मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी मूल्य स्तर बढ़ेगा, मुद्रा की मात्रा घटेगी तो मूल्य स्तर भी घटेगा। लेकिन मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। यदि मुद्रा की मात्रा को आधा कर दोगे तो मूल्य दुगना हो जाएगा, और यदि मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दोगे तो मूल्य आधा हो जाएगा। मुद्रा का मूल्य आपको समझ आ गया होगा। साथियों, इसका गणितीय रूप समझते हैं। चलिए साथियों, इसका गणितीय रूप समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्या समीकरण दिया गया, P बराबर M/T। इसमें ये जो समीकरण है, पहला समीकरण, इसमें M यह है मुद्रा की मात्रा, इसमें T जो है यह है व्यापारिक सौदों की संख्या, और P ये है सामान्य मूल्य स्तर। ठीक है। अब इसमें अगर मान लीजिए P है, T जो है इसको ये स्थिर माना गया है, स्थिरांक, स्थिर है ये। तो T अगर स्थिर मान लिया जाए तो अगर मुद्रा की मात्रा को हम दुगना कर देंगे तो सामान्य मूल्य स्तर दुगना हो जाएगा, और यदि मुद्रा की मात्रा को आधा कर देंगे तो सामान्य मूल्य स्तर आधा रह जाएगा। देखिए सूत्र के जैसा सूत्र है, इस सूत्र में मान लीजिए M यह है बराबर 2000 और T ये है
200, ठीक है। अब इसमें सामान्य मूल्य स्तर ज्ञात करना है, तो P बराबर होगा 2000 बटे 200, तो 2 सिफर से 2 सिफर यानी कि 10 रुपए। तो सामान्य मूल्य जनरल प्राइस लेवल आ जाएगा 10 रुपए। अब यदि इसको हम 4000 कर दें, बढ़ा दें इसको पूरा 4000 कर दें, और ये जो है स्थिर रहे, तब क्या होगा? तब जो होगा इसी को देखिए आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी P बराबर M बटे T, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4000 बटे 200, 2 सिफर 2 सिफर और 20, यानी P बराबर कितना हो जाएगा? 20, तो ये दुगना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर केवल मुद्रा की मात्रा में चलन गति भी प्रभावित करती है। चलन गति का मतलब समझते हैं? जैसे 100 का नोट है, 100 का नोट है, और ये 100 का नोट मेरे पास था, मैंने किसी दुकानदार को दिया, दुकानदार ने किसी अन्य ग्राहक को दे दिया, ग्राहक ने सब्जी वाले को दे दिया, सब्जी वाले ने आड़ती को दे दिया, आड़ती, जो आड़ती होते हैं ना मार्केट में, मंडी में आड़ती को दे दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? आड़ती ने किसान को दे दिया, किसी कृषक को दे दिया, ठीक है, और कृषक ने किसी अन्य दुकानदार को दे दिया, तो 100 का नोट जाने कितने हाथों से गुजर जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए 100 का नोट कई हाथों से गुजर रहा है, 7 हाथों से गुजर रहा है, और अंत में वो नोट या तो अपने तिजोरी में चला जाता है या फिर बैंक में सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो ये 100 का नोट 7 व्यापारिक सौदों को निपटा रहा है, तो इस 100 के नोट की जो चलन गति होगी वो 7 होगी, इसको हम V बोलेंगे। अब यहाँ पर हम मुद्रा के साथ मुद्रा की चलन गति को रख देंगे, तो यहाँ पर हमने V लिख देंगे, तो नया संशोधन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम नया संशोधन, ये दूसरा समीकरण बन जाएगा, यानी M V बटे T, तो ये सेकंड हो गया। इसमें जो है ये जो U लग रहा होगा ना, आपको मैं उसको कर दूं, V कर दूं, ठीक है। अब देखिए ना, ये P अपनी जगह जैसा पहले है वैसे ही है, T वैसे ही है जैसे पहले था, और M भी वही है, केवल V है, V में परिवर्तन हुआ, अर्थात मुद्रा की चलन गति, ठीक है। अब यहाँ पर यही हो जो पहले आंकड़े दिए हमने, ये 200 जो है मुद्रा की मात्रा है, और T यानी व्यापारिक सौदों की संख्या है 200, और यहाँ पर मुद्रा की चलन गति हम 2 मान ले या 4 मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 मान लीजिए, तो 2000 गुणा 4 बटे 200, ठीक है। यानी मुद्रा की चलन गति प्रभावित करती है, 2 चौक 8 हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा बटे 200, 2 सिफर से 2 सिफर, तो ये 40 हो जाएगा। अब अगर हम मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दें, ठीक है, मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दें, चलन गति को भी स्थिर रखें, तो यानी कि 4000 कर दें, तो 4000 गुणा कितना होना हमने यहाँ चलन गति 4, यहाँ पे 4 बटे 200, तो ये यानी कि सामान्य मूल्य स्तर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 4 चौक 16, 16000 बटे 200 है ना, 2 सिफर 2 सिफर 2 अट्ठे 16, यानी P बराबर 80 हो जाएगा। पहले 40 आया था, ये P बराबर 40, अब P बराबर 80, तो यानी दुगना हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज और है, इसमें एक चीज को और छोड़ दिया गया, वो है साख मुद्रा और साख मुद्रा की चलन गति। आप जानते हैं एक चेक जो है मार्केट में ठीक उसी प्रकार से चलता है जैसे एक नोट चलता है,
मैंने एक चेक 5,000 का किसी व्यापारी को दिया, व्यापारी ने किसी अन्य को दिया, किसी अन्य को दिया, किसी अन्य को दिया, किसी अन्य को दिया, तब तक चलता रहेगा जब तक बैंक में जाकर सबमिट ना हो जाए। ठीक है, तो चेक भी मुद्रा की तरह कार्य करते हैं। आइए, तो इसी को जो है फिशर कैम्ब्रिज समीकरण भी कहेंगे, है ना। साथ ही फिशर का समीकरण, इवान फिशर अमेरिकन अर्थशास्त्री है, इन्होंने इस सिद्धांत को बहुत लोकप्रिय बना दिया। इन्होंने जो समीकरण दिया है वो समीकरण है P बराबर होता है N और V धन M डैश V डैश अपॉन T। तो यहां क्या चेंज हुआ है? M डैश V डैश। M डैश क्या है? फिर से इसमें मैं पूरा लिख दे रहा हूं, ठीक है। M ये है मुद्रा की मात्रा, V ये है मुद्रा की चलन गति, इसमें M डैश ये है साख मुद्रा, इसमें चेक आता है, ड्राफ्ट आता है, हुंडी आती है, प्रोमिसरी नोट आते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह आते हैं, तो ये साख मुद्रा कहलाते हैं। और V डैश ये साख मुद्रा की चलन गति कहलाती है। चलन गति और T ये है व्यापारिक सौदों की संख्या। आप समझ रहे हैं ना, व्यापारिक सौदों की संख्या, यानी अर्थव्यवस्था में मान लीजिए 1000 सौदे हुए, कुल 1000 सौदे हो रहे, तो टी जो है ट्रेड, कितना ट्रेड हुआ है। अब ये फिशर का जो समीकरण, इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं, ठीक है ना, और इसको इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं, यानी विनिमय समीकरण भी बोलते हैं इसको, फिशर के समीकरण को। तो साथ ही यहाँ पर अब इसमें ये जो है P क्या है? P ये सामान्य मूल्य स्तर है, आप इसको याद कर लीजिए ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम M की मात्रा को मान लें 20,000, V इसकी चलन गति इसको मान लें 10, साख मुद्रा की मात्रा इसको मान लें 5,000, साख मुद्रा की चलन गति इसको मान ले 5, व्यापारिक सौदों की संख्या इसको मान ले 1000। तो सामान्य मूल्य स्तर हमने ज्ञात करना है, P को ज्ञात करना है। तो इस समीकरण में जब हम मान रखेंगे ये, तो ये समीकरण होगा P बराबर 20,000 गुणा 10, ये इसकी चलन गति है, धन 5,000 इसकी चलन गति है 5 बटे व्यापारिक सौदों की संख्या है 1000, इसकी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 1 सिफर और बढ़ जाएगा, तो 20,000 के आगे 1 सिफर और बढ़ गया, धन 5 पंजे 25, ठीक है, 3 सिफर लग गए, बटे 1000, ठीक है, ये P हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 25 आ जाएगा, 2,25,000 ये हो जाएगा ना, 2,25,000 बटे 1000, ठीक है। और इसको काट देंगे तो P आ जाएगा 225। अगर इसको दुगना कर देंगे, ठीक है, 20,000 को दुगना कर देंगे, 40 कर देंगे, और शेष को वैसे ही रहने देंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो ये जो है मूल्य स्तर दुगना हो जाएगा, इसको भी दुगना कर दीजिए, 5 का 10 कर दीजिए, चलन गति वही रहने दीजिए, ठीक है। और 1000 से जब भाग करेंगे तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, है ना, 10 दूनी 20, अब ये 40 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा ये, ठीक है। 4 लाख प्लस ये हो जाएगा 50,000 बटे 1000,
तो 4,50,000 बटे 1,000, 3 सिफर से 3 सिफर कट जाएंगे, P बराबर 450 आ जाएगा, जो कि पहले 225 था, दुगना हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि फिशर का जो समीकरण है इसको मैंने पूरा आपको समझा दिया है, गणितीय स्वरूप इसका पूरा हमने समझा दिया है। अर्थव्यवस्था में यदि मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दिया जाए, साफ मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दिया जाए, उनकी चलन गति स्थिर मान ली जाए, व्यापारिक सौदों की संख्या स्थिर मान ली जाए, तो क्या होगा, मूल्य दुगने हो जाएंगे और मुद्रा की क्रय शक्ति आधी रह जाएगी। यही बताता है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। समझ आ गया होगा। यदि मुद्रा की मात्रा को आधा कर दोगे, साफ मुद्रा की मात्रा को आधा कर दोगे, तो सामान्य मूल्य स्तर आधा हो जाएगा और मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो, यानी मुद्रा का जो मूल्य है वो दुगना हो जाएगा। सही हो गया। तो यही है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। आइए इसकी रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या करते हैं।